Hello students, it's me Manidhi and from today we are going to start our new chapter नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नाजिज़म क्या है और राइज ऑफ हिटलर कि हिटलर का राइज कहाँ होता है। मेनली दोनों ही चीज़ें कहाँ हो रही हैं, जर्मनी में हो रही हैं। ठीक है, अब जर्मनी में हो रही है क्या कि नाजिज़म आइडियोलॉजी वहाँ डेवलप हुई और हिटलर का राइज भी जर्मनी में होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि नाजिज़म क्या है। देखो, नाजिज़म एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि जो भी प्रोग्राम या पॉलिसी जो गवर्नमेंट रन करेगी उसमें सबसे पहली जो पहल होगी वो गवर्नमेंट की होगी और जो वहाँ के लोग होंगे, जो सोसाइटी होगी, वो गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, उसको कोऑपरेट करेगी उन प्रोग्राम एंड पॉलिसी को अच्छी तरह से रन करने में। ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ें कि नाजिज़म आइडियोलॉजी और जो हिटलर का राइज है वो कहाँ हो रहा है, जर्मनी में। ठीक है, तो यहाँ आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है कि जर्मनी यूरोप में एक कंट्री है और ये साथ में उसकी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, पोलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है। जिन कंट्रीज़ का मैंने आपको अभी नेम लिया है आपके सामने, वो उनको आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि ये जो कंट्रीज़ है सारी कहाँ हैं, क्योंकि हम आगे इन कंट्रीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जर्मनी है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ओके बेटा, अच्छा अब हम देखते हैं बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैम ने नाजिज़म बताया है और अब बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक भी एकदम से मैम कैसे चलेगी। देखो बेटा, अभी आपने नाजिज़म देखा, अब हम देखेंगे राइज ऑफ हिटलर कि हिटलर का राइज कैसे होता है, कहाँ हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। तो एकदम से तो नहीं होगा ना राइज ऑफ हिटलर, तो उसके लिए हमें पीछे का उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर रहे हैं बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक की, कि जो वाइमर रिपब्लिक था वो क्या था, उसका जन्म कैसे हुआ। अब देखिए, जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में, कि जो 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंगेज हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हो रहा है, 1940 से 1918 में। और वो किसके साथ हेल्प किसकी मिलती है जर्मनी को, ऑस्ट्रियन एम्पायर की, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर एक तरफ थे अगेंस्ट द अलाइज जो कंट्री है जैसे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, इनके अगेंस्ट वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ रहे थे। ओके, अब ये जो अलाइज है इसको पावर मिल जाती है, द अलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री 1917 में। जैसे ही यूएसए की एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में, अलाइज जो कंट्रीज़ हैं वो जीत जाती हैं और जर्मनी हार जाता है और सेंट्रल पावर्स हार जाती है इन नवंबर 1918 में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था अर्लियर्स ऑफ 20th सेंचुरी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंगेज होता है, अलाइज जो कंट्री हैं वो मिलके जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर और सेंट्रल पावर्स को हरा देती है। और यहाँ पे जो इंपीरियल जर्मनी, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रीकास्ट जर्मन पॉलिटी। मतलब कि अब देखिए, जर्मनी तो हारता ही है, साथ में जो वहाँ पे एम्परर है, जो मोनार्क है, वो भी हार जाता है और उसको क्या है, अपनी जो पावर है वो छोड़नी पड़ती है, जिससे जर्मनी के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा होता भी है। नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, कि एक नेशनल असेंबली वाइमर एक प्लेस है, वहाँ मिलती है और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन होता क्या है कि इस रिपब्लिक को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। However was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वाइमर रिपब्लिक को। क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वाइमर रिपब्लिक ने है, जर्मनी जब हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल पे साइन करता है। अब आप यहाँ देखिए, आपको लग रहा होगा कि वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया, हाँ रिप्रेजेंट तो उसी ने ही किया क्योंकि उस टाइम पे नेशनल असेंबली उसने बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन आप पीछे की चीज़ें समझने की कोशिश करिए कि वहाँ पे जब जर्मनी वॉर में एंगेज था तो किसका रूल था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, किंग था वहाँ पे। लेकिन लोगों को असल में क्या, अब आप देखते हैं ना कि जो सामने दिखाई देता है लोग उसे ही सच मानते हैं, सोचते हैं कि उसकी वजह से ही हुआ है ये सब, लेकिन उसके पीछे की जो रीज़न है वो देखने की बहुत ही कम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं द ट्रीटी एट वर्सेल्स कि क्या होता है। ये जो वर्सेल है ये फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे ट्रीटी होती है। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस,
कहने को ये पीस ट्रीटी थी, लेकिन ये जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग, बहुत ही हार्श ट्रीटी थी, क्योंकि जर्मनी को अपनी कॉलोनीज़, अपनी पॉपुलेशन, अपनी 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल, मतलब अपना गंवाना पड़ा, उससे छीन लिया गया टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। इन्होंने ले लिया, कैप्चर कर लिया। यानी कि जर्मनी को इतने जो अपनी कॉलोनीज थी, टेरिटरीज थी, आयरन और जो कोल जो थे, इनको सबको गंवाना पड़ा, लॉस हो गया उसको इतना सारा। दो अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और साथ के साथ जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी को मिलिटराइज भी कर दिया, जिससे उसकी पावर कम हो जाए। और ये सारा जो था, द पीपल ऑफ जर्मनी ब्लेम द वाइमर रिपब्लिक रादर देन देयर वॉर टाइम लीडर्स फॉर द कंट्री डिफीट एंड फॉर द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल। कि लोगों को लगा ये सब वजह, इस सब के पीछे वजह कौन है, वाइमर रिपब्लिक है। और उन्होंने ये नहीं देखा कि जो वॉर टाइम के जो लीडर थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से कंट्री हारी है, वो उन्हें दिखाई नहीं दिया, और उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को ही ब्लेम किया कि इतनी जो हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है जो वर्सेल में हुई है, उसके पीछे जो रीज़न है वो कौन है, वो है वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे बात करते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाइमर रिपब्लिक वर्सेस जो स्पार्टिस्ट लीग थी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक ये रीज़न था, ठीक है। एक पार्टी जो है डेमोक्रेटिक जो रूल है उसको मानने को रेडी है कि वो उसके ऊपर चलना चाहती है, और जो दूसरी पार्टी है वो मेनली बोल्शेविक जो पार्टी है, रशियन पार्टी, स्पार्टिस्ट जो लीग है वो बोल्शेविक जो पार्टी, रशियन पार्टी है, उससे इंस्पायर है, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जर्मनी, एक तो ये चीज़ें रहती है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी जर्मनी में सिचुएशन ठीक नहीं थी। दूसरा, जर्मनी जो है क्योंकि वॉर में एंगेज था, उसको लोन लेना पड़ा था, अब उसको वापस भी पे करना पड़ रहा है गोल्ड के रूप में, लेकिन जो उसके जो गोल्ड रिजर्व हैं वो खाली होते जा रहे हैं। इसलिए जर्मनी ने कहा इन 1923 में कि अब वो पे नहीं करेगा, ठीक है। इससे फ्रांस को गुस्सा आया, उसने कहा नहीं आपको तो पे करना पड़ेगा क्योंकि ट्रीटी हुई है। अब जर्मनी ने क्या किया, जो कंपनसेट था कि भाई गोल्ड में तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनके पास गोल्ड रिजर्व नहीं रहे, तो जर्मनी ने प्रिंटिंग पेपर, यानी कि पेपर जो करेंसी था उसको प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, विच लेड टू द फॉल ऑफ करेंसी गिर गई। अब यहाँ पे देखिए इन अप्रैल द फर्स्ट US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, और धीरे धीरे जो है वो बढ़ता गया। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पेपर करेंसी उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो इतनी सारी करेंसी है तो गुड्स के जो प्राइस थे वो बढ़ गए, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। कि क्या हो गया कि इतने सारी, अब वहाँ पे लोग, यहाँ पे आप US डॉलर के कंपेयर में भी देखेंगे, जो मार्क है यानी कि जो मार्क्स है जर्मनी की जो करेंसी है उसकी कितनी वैल्यू रह गई थी, पहले 24,000, देन 3,53,000, देन 46,21,000, और इस तरह से वो गिरती गई दिसंबर तक। यानी कि उसकी जो करेंसी थी वो नीचे गिर गई और वहाँ पे गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया है, और फाइनली द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब क्या होता है कि USA थोड़ा सोचता है कि जर्मनी की इतनी हालत ख़राब है, कोई बात नहीं, थोड़ी हेल्प कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो वो कहता है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल के अंदर उसके ऊपर जो ट्रीटी इम्पोज की गई थी कि उसको पे करना पड़ेगा वापस सब कुछ, जो भी दूसरी कंट्रीज़ को उसकी वजह से जो हार्म हुआ है, जो नुकसान हुआ है, तो US कहता है चलो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, और वो जर्मनी को लोन देना स्टार्ट करता है। लेकिन देखिए जर्मन इन्वेस्टमेंट वर टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द USA, कि जो USA से उसे मिलता था, लेकिन ये जो सपोर्ट है बहुत जल्दी ही USA से वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, यानी कि जो शेयर मार्केट थी, वो क्रैश हो गई 1929 में, और 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, और इतने सारे शेयर्स को बेच दिया गया, जिससे वहाँ पे सिचुएशन आ गई द ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ही आर्थिक मंदी आ गई वहाँ पे, और इसकी वजह से वर्कर्स को अपनी जॉब गंवानी पड़ी, उनको जो काम कर रहे थे उनको वेजेस बहुत कम मिलने लग गया। 6 मिलियन पीपल गेट अनएम्प्लॉयड एंड पीपल कैन बी सीन ऑन द स्ट्रीट वियरिंग प्ले कार्ड्स एंड इट वॉज रिटन ऑन इट विलिंग टू डू एनी वर्क।
कि लोगों इतने अनएम्प्लॉय हो गए कि लोग अपने गले में जो है एक प्ले कार्ड लटकाए हुए घूम रहे थे और उस पर लिखा हुआ था कि अब वो कोई भी काम करने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें वर्क ही नहीं मिल रहा था। अब जब काम ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा लोगों के पास। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंगेज होता है, देन जब जर्मनी हार जाता है तो मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म होता है, वहाँ पे नेशनल असेंबली फॉर्म होती है जिसे वाइमर रिपब्लिक बोलते हैं और जिसे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक भी बोला जा सकता है। और उस पे क्या होता है कि वो वाइमर रिपब्लिक उसको फोर्स किया जाता है कि वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल पे साइन किए करे। वाइमर रिपब्लिक जो नेशनल असेंबली है वो साइन करती है, लेकिन इससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो वहाँ के लोग जो है वाइमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी जर्मनी की, इकोनॉमिक क्राइसिस था वहाँ पे, और ईयर ऑफ डिप्रेशन कि यूएसए जो उसकी थोड़ी सपोर्ट में आया था वो नहीं कर पाया, तो इससे जर्मनी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस सारी सिचुएशन का जो आप कह सकते हैं बेनिफिट सीधा सीधा हिटलर को मिला कि हिटलर जो है इन सब के बीच में हिटलर का राइज होता है। ये हम आगे की हमारी वीडियो में उसमें जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक आप देखिए कि हिटलर के राइज होने के पीछे ये सारे रीज़न थे। आप अपनी बुक से इसे पढ़िए और पूरी वीडियो आप दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, स्लाइड्स आप देख सकते हैं। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स।